हमारी नौकरियों की नहीं है, हमारी जल, जंगल, जमीन, नदी, पहाड़, नाले सब की लड़ाई है और बराबरी की लड़ाई है। कौन लोग हैं जो हिंदुओं को खतरे में बता रहे हैं? ये वही लोग हैं जिन्हें आपकी जरूरत तब पड़ती है जब मुसलमानों के ऊपर हमला करना हो। आपके बच्चों के हाथ में वो कलम और कॉपी की जगह तलवार और फरसा पकड़ा देते हैं और कहते हैं कि बेटा हिंदुत्व खतरे में है, चल जा मस्जिद पर, चल जा चर्च पर। तो एक बात तो सच है कि जाति हमने तो बनाई नहीं। जो आरोप कुछ लोग लगाते हैं कि अंग्रेजों ने जातियां बना दी, कुछ लोग कहते हैं कि ये तो मुसलमानों के चक्कर में जाति बनी हुई है। जब इस देश का पहला प्रधानमंत्री इस बात को कह रहा है कि जाति तो जो है वैदिक काल से है, और प्रधानमंत्री साहब की बात छोड़ भी दे तो हमारे जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, वेदों की भी बात कर ले, ऋग्वेद की भी बात कर ले, रामायण की भी बात करे, महाभारत की भी बात करे, तो जाति का दर्द तो वहां पर भी है। तो ये बात तो सच है कि जाति तो मुसलमानों के और ईसाइयों के इस देश में आने से पहले है। सवाल सिर्फ गणना का है, क्योंकि ये कह दिया गया कि आपका यही काम है कि आप मेहनत करेंगे, मजदूरी करेंगे, खेती करेंगे, किसानी करेंगे, जानवर पालेंगे, और कहा कि आपको ये काम इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि ये आपके पिछले कर्मों का फल है जो पिछले जन्म में आपने किए थे। तस्दीक करने के लिए जाए तो जाए कहां? किस अदालत में गुहार लगाए और कहे कि साहब नहीं, पिछले जन्मों में हमारे पुरखों ने तो ऐसा कोई काम नहीं किया जिसके बदले में सजा हमें आज दी जा रही है। लेकिन उन्होंने हमें वो सजा दी और हमें कहा कि तुम इस समाज का निचला तबका हो, और इसमें भी कहा कि कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनके हाथ का छुआ हुआ पानी भी नहीं पी सकते हो, कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनकी परछाई अगर पड़ गई तो आप तो अपवित्र हो जाओगे। और कौन लोग थे वो हमारे इसी परिवार का हिस्सा थे जिसको आज की तारीख में हम 85% और 90% कहते हैं। तो ये बात तो सच है कि भाई जाति ना तो हमने बनाई, ना हमने कहा कि समाज में आप हमें नीचा दर्जा दे दो और कुछ लोगों को ऊंचा दर्जा दे दो, लेकिन ये दर्जा देने वाले वही लोग। और उन्होंने अपने हिस्से में क्या लिया? सबसे हल्का काम जिसमें हड़प लगे न फिटकरी और रंग चोखा आ जाए। पढ़ेंगे, लिखेंगे, खुद ही पढ़ेंगे, खुद ही के बच्चों को पढ़ाएंगे, ना दूसरे को पढ़ने देंगे, ना दूसरे को पढ़ाने देंगे। उन्होंने अपने हिस्से में सारा कुछ रख लिया, ऊपर ऊपर का सारा उनके कंधे पर, और सारा मेहनत, मजदूरी, किसानी हमारे कंधे पर। और कहा गया कि भाई तुम जो काम कर रहे हो ये छोटा काम है, हम जो काम कर रहे हैं ये बड़ा काम है। आज 2025 में मुजफ्फरपुर की धरती से इस सवाल का जवाब देना बहुत जरूरी है कि भाई मान लिया कि पिछड़े की गणना से राष्ट्रीय एकता को खतरा हो रहा था, तो जनगणना तो आपने SC की थी, क्या उससे कोई खतरा पैदा हुआ? नहीं हुआ। तो फिर OBC की जनगणना से कैसे राष्ट्रीय एकता को खतरा हो सकता था? लेकिन वो लोग बहुत चालाक लोग थे। जैसे उन्होंने हमारे काम का बंटवारा किया, कहा कि पुराने जन्मों का फल है, भुगतना तो पड़ेगा, और इस जन्म में करोगे अच्छा तो अगले जन्म में बेहतर होगा, नहीं तो फिर इसी में सड़ते रहोगे। उन्होंने वही किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय एकता का मामला है, पिछड़े वर्ग की जनगणना तो हम नहीं करवा सकते, लेकिन आज उनको करवानी पड़ रही है। जनगणना नहीं कराए जाने के पीछे कई तरीके के तर्क दिए। कहा कि समाज बट जाएगा, हिंदू कमजोर हो जाएगा। एक बात आप बताइए, हम सब लोग जो हिंदू धर्म का पार्ट है, हम पहले से जातियों में बटे हुए हैं। क्या तब से जाति कमजोर हुई या तब से जो है हिंदू धर्म कमजोर हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि जाति इस धर्म के मूल में है। गणना से हिंदू पे कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा, जैसे आदिवासी की गणना से कोई फर्क नहीं पड़ा या SC की गणना से हिंदुओं पे कोई फर्क नहीं पड़ा, वैसे ही OBC की गणना से भी हिंदुओं को कोई खतरा नहीं होने जा रहा है। लेकिन कौन लोग हैं जो हिंदुओं को खतरे में बता रहे हैं? ये वही लोग हैं
जिन्हें आपकी जरूरत तब पड़ती है जब मुसलमानों के ऊपर हमला करना हो। इन्हें आपकी जरूरत तब पड़ती है जब उन्हें अपने नेता को वोट दिलाना हो। इन्हें आपकी जरूरत तब पड़ती है जब ईसाइयों पर हमले करने हो। और इसीलिए वो क्या करते हैं, आपके बच्चों के हाथ में वो कलम और कॉपी की जगह तलवार और फरसा पकड़ा देते हैं और कहते हैं कि बेटा हिंदुत्व खतरे में है, चल जा मस्जिद पर, चल जा चर्च पर। इसीलिए क्योंकि उनका बेटा कोई उस हिंदुत्व की लड़ाई में नहीं है, उनको कतई चिंता नहीं है कि हिंदू धर्म बचे कि खतरे में आए। उनकी अपनी चिंता है कि उनकी सत्ता, उनकी कुर्सी कैसे बची रहे। और इसीलिए जब जब उनको जरूरत पड़ती है मुसलमानों के खिलाफ, वो ओबीसी को लठैत की भांति यूज करते हैं। हमें इस बात का ख्याल रखना है कि हमारे बच्चों को लठैत होने से रोकना है। हमें इस बात का ख्याल रखना है कि हमारे बच्चों को दंगाई होने से बचाना है। हमें इस बात का ख्याल रखना है कि हमें खतरा किसी मुसलमान से नहीं है, हमें खतरा किसी ईसाई से नहीं है, किसी सिख, जैन और बौद्ध से नहीं है। हमें तो खतरा हमारे अंदर के जो लोग हैं उन्हीं से है। तो इसलिए इस बात को कहना यहां से जरूरी है। वो लोग कहते हैं कि जनगणना अगर होती है और खास करके ओबीसी की जनगणना होगी तो उनका मानना है कि आरक्षण का जिन्न बाहर आ जाएगा। उनको डर है। असली आरक्षण यहाँ है कि मेरे यहाँ, मैं जिस जिले से आता हूँ, राजस्थान का जिले का नाम है करौली। वहां एक मंदिर है, अंजनी माता का मंदिर, हनुमान जी की मां के नाम पर वो मंदिर है। और उस मंदिर की 300 बीघा जमीन बीजेपी की सरकार ने वहां जो है बाबा रामदेव को दे दी। यहां है आरक्षण। हजारों एकड़ जमीन इस तरीके से, किसी तरीके से जो मंदिरों की जमीन थी, वो माफीनामे की जमीन थी, जो जमीन जिस पर पट्टा नहीं है, वो जमीनें किसको दी जा रही है? असली आरक्षण वहां है। लड़ाई वहां तक जानी है क्योंकि असल चीज है हिस्सेदारी की लड़ाई। और हिस्सेदारी का मतलब सरकारी नौकरी कतई नहीं है। हिस्सेदारी का मतलब है जमीन में बराबर की हिस्सेदारी। जितनी हमारी जनसंख्या है उतनी जमीन हमारे पास होनी चाहिए। इस बात को हम सुनिश्चित करने के लिए यहाँ पर आए हैं। एक बात मैं आपको बता दूं, 2013 में भारत सरकार का एक डेटा आया था एनएसएसओ का। डेटा में कहा गया कि इस देश के एसटी, एससी, ओबीसी की बात करें तो लगभग 82% लोग ऐसे हैं इन तीनों तबके से जिनके पास 0 से 2 एकड़ की जमीन है, मात्र 0 से 2 एकड़। और अब उस 0 से 2 एकड़ का अंदाजा आप लगा लीजिए। पूरे देश का डेटा की हम लोग बात कर रहे हैं, तो जमीनें हैं किसके पास? मैं आपको बताऊं, 2006 में आदिवासी समाज से आता हूं। 2006 में भारत की सरकार ने जो है एक लॉ पास किया, फॉरेस्ट राइट एक्ट। कहा कि आदिवासियों को जमीन पर मालिकाना हक दिया जाएगा, पट्टा दिया जाएगा। 2007 में उसके खिलाफ कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट में चले गए। कोर्ट का रिजल्ट आते आते 2024 हो गया। 24 तक पता चला कि इस देश के 14 करोड़ आदिवासियों में से मात्र 24 लाख को पट्टे दिए गए हैं। बाकी तमाम आदिवासियों के पास जमीनों पर कोई पट्टे नहीं है। वैसी ही स्थिति इस देश में ओबीसी की है, दलितों की है। तो ये उसकी हिस्सेदारी की बात हम लोग कह रहे हैं। इसी तरीके से बहुत सारी बातें हैं। अगर हम लोग बात करें जिस हिस्सेदारी की वो बात करते हैं, मात्र 4 से 5% लोग हैं जो इस देश की यूनिवर्सिटियों में ओबीसी तबके से आते हैं। कुछ 1 से 2% प्रोफेसर हैं जो एसटी से आते हैं और कुछ इससे थोड़ा सा हिस्सा जो दलित समाज से आते हैं। तो असली आरक्षण तो किसी और के पास है। 90% प्रोफेसर की सीटें कोई और लेकर के बैठा है। आईआईटी, आईआईएम और तमाम संस्थाओं को देख लीजिए, उनमें कौन लोग बैठे हुए हैं। हमारे यहाँ पर पिछले साल का एक वाकया है। इस देश की सरकार ने लेटरल एंट्री के नाम पर यूपीएससी में डायरेक्टली सीधे सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर की भर्ती निकाली थी। आप सबको याद होगा 2017 से खेल चला आपके आरक्षण के खिलाफ कि उन्होंने बिना किसी रोस्टर के, बिना किसी आरक्षण के प्रावधानों के सीधे उन्होंने वैकेंसीज निकाली। कहा कोई एग्जाम नहीं होगी,
सीधा इंटरव्यू होगा, जिसकी जितनी बड़ी पैरवी होगी, जिसका कनेक्शन नागपुर से सीधा होगा, वो सीधा सीधा किसी मंत्रालय में सेक्रेटरी बनेगा। और इस तरीके से 50 से ज्यादा लोगों को उन्होंने सेक्रेटरी बनाया। 2017 से लेकर 2023 के बीच में हुआ ये सब कांड। उसमें एक भी एसटी एससी ओबीसी नहीं था। तो हम यहां से जब कहने आए हैं तो ये कह देना चाहते हैं कि लड़ाई सिर्फ हमारी नौकरियों की नहीं है, हमारी जल जंगल जमीन नदी पहाड़ नाले सब की लड़ाई है और बराबरी की लड़ाई है।